डॉक्टर साधना सिंह। परमाणु की संरचना पर यह मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने बोहर की संरचना, बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था। बोहर मॉडल की कुछ कमियां थी। उसमें से एक कमी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अगर अधिक पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो प्रत्येक रेखा में कई और भी बारीक रेखाएं थी। ये बारीक रेखाएं कहाँ से आई, इसको बोहर समझा नहीं पाया। बोहर की इस कमी को, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की प्रत्येक रेखा में और भी कई फाइन लाइंस या बारीक लाइनें थी, इसको समझाने के लिए सोमरफील्ड ने अपना एक मॉडल रखा, जिसको सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट या सोमरफील्ड के दीर्घवृत्ताकार कक्ष का मॉडल कहा जाता है। सोमरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में न घूम के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो उस दीर्घवृत्ताकार कक्ष के दो अक्ष होते हैं, उसका मुख्य अक्ष और उसका निम्न अक्ष। किसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के लिए इन अक्षों का मान परिवर्तित हो सकता है। अगर उसके मुख्य अक्ष के मान में कमी आती है तो उसी अनुपात में उसका निम्न अक्ष में वृद्धि होती है और ऐसा करने पर एक दूसरा कक्ष बनता है उसी का, और निम्न अक्ष और मुख्य अक्ष के मान में परिवर्तित होते होते एक ऐसा भी समय आता है जब दोनों का ही मान, मुख्य अक्ष के मान में कम होते और निम्न अक्ष के मान में बढ़ते बढ़ते जब दोनों का मान समान हो जाता है तो उस समय जो कक्ष बनता है उसका आकार वृत्ताकार आकार होता है। तो सोमरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है, उसके मुख्य अक्ष और निम्न अक्ष दोनों के मान में सेम अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा करने से अन्य कक्ष बनते हैं जो उसके सबकक्ष होते हैं, उपकक्ष, और एक ऐसा भी उपकक्ष बनता है जब दोनों अक्षों का मान बराबर हो जाए तो वो उपकक्ष का आकार वृत्ताकार हो जाता है। तो किसी एक दीर्घवृत्ताकार के कई सबकक्ष होते हैं और उसमें एक उसका वृत्ताकार कक्ष भी होता है। तो जो बोहर का वृत्ताकार कक्ष था वो सोमरफील्ड के ही दीर्घवृत्ताकार कक्ष का एक उपकक्ष था, जिसमें उसके मुख्य अक्ष और निम्न अक्ष दोनों का मान बराबर हो जाता है। किसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के कितने उपकक्ष होते हैं, इसका मान उसके कोणीय संवेग से ज्ञात किया जा सकता है। सोमरफील्ड के अनुसार क्योंकि किसी भी उपकक्ष के दो मान, उसके त्रिज्या और कोणीय अनुमानों में परिवर्तन होता है दीर्घवृत्ताकार कक्ष से, तो उसने कहा कि किसी भी कक्ष का कोणीय संवेग उसके दो कारकों पर निर्भर करता है, उसका त्रिज्य कारक और उसका कोणीय कारक, रेडियल वेक्टर एंड एंगुलर वेक्टर एनआर और एन थीटा पर होता है। कोणीय संवेग उसका एनआर और एन थीटा का जोड़ होता है, सम होता है। अगर पहला कक्ष है तो उसे कितने सबकक्ष होंगे, इसके लिए उसने कहा कि पहला कक्ष का कोणीय संवेग mvr h/2π के बराबर होता है, जिसका मान nr और थीटा के जोड़ का मान, अगर nr h/2π है तो n थीटा 0 होगा और mvr जो है h/2π के बराबर होगा। तो पहला कक्ष है तो उसका एक ही कक्ष होगा। अगर वो दूसरा कक्ष है तो उसके कोणीय संवेग का मान mvr 2h/2π होगा, जो इस प्रकार हो सकता है। अगर nr h/2π है तो n थीटा भी h/2π होगा, और अगर nr का मान 2h/2π है तो n थीटा 0 हो जाएगा। तो दूसरे कक्ष के दो उपकक्ष होंगे जिसमें nr और n थीटा के मान h/2π प्लस h/2π या 2h/2π प्लस 0 होगा। अगर वो तीसरा कक्ष है तो उसका mvr का मान 3h/2π होगा, जो कि nr और n थीटा के मान इस प्रकार हो सकते हैं 3h/2π प्लस 0। इफ nr 2h/2π तो n थीटा h/2π होगा, और अगर nr h/2π होता है तो n थीटा 2h/2π होंगे। तो तीसरे कक्ष के लिए mvr 3h/2π इन तीन मानों से, nr और n थीटा के इन तीन भिन्न भिन्न मानों से प्राप्त हो सकता है। तो तीसरे कक्ष के तीन कक्ष होते हैं। चौथे कक्ष में nr और n थीटा का मान
mvr इजिकल टू 4h/2π इन 4 मानों से प्राप्त होता है। चौथे कक्ष के 4 उपकक्ष और 5वें कक्ष के 5 उपकक्ष होते हैं। तो उसने कहा एक किसी भी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके कई उपकक्ष हो सकते हैं और उनके मान mvr इजिकल टू nr/n के जोड़ के मानों पर निर्भर करते हैं। सोमरफील्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्थिति पर नाभिक से दूरियां अलग अलग होती हैं। कहीं वो नाभिक से अत्यधिक दूर और कहीं वो नाभिक के पास होता है। जब वो नाभिक से दूर होता है तो उस पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल कम होगा और जब वो नाभिक के सबसे करीब होता है तो उस पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नाभिक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के नाभिक के आकर्षण बल में परिवर्तन होने से उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। जब वो अत्यधिक दूर होता है तो जहाँ नाभिक का आकर्षण बल कम होगा वहाँ पर वो उसका वेग अधिक होगा और जहाँ नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा वहाँ उसका वेग कम हो जाएगा। वेग में परिवर्तन होने से उसका जो संवेग है t विच इज इक्वल टू m/v, अगर वेग इसको संवेग को स्थिर करने के लिए अगर वेग के मान परिवर्तन हो रहा है तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा जिससे इसका गुणनफल जो है वो स्थिर रहे। द्रव्यमान में परिवर्तन होने से दीर्घवृत्ताकार कक्ष भी अपने अक्ष पर गति करने लगता है और दीर्घवृत्ताकार कक्ष की अपने अक्ष पर जो ये गति है इस प्रकार की, ये उसकी पुरस्सरण गति कहलाती है। तो प्रत्येक दीर्घवृत्ताकार कक्ष अपने अक्ष पर गति करता है, यानी प्रत्येक दीर्घवृत्ताकार कक्ष की अपनी पुरस्सरण गति होती है और हर कक्ष की पुरस्सरण गति भिन्न भिन्न होती है। उसकी भिन्न भिन्न पुरस्सरण गति के कारण उनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्येक दीर्घवृत्ताकार कक्ष के जो उपकक्ष हैं उनकी ऊर्जा में पुरस्सरण गति में परिवर्तन होने के कारण उनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, तो वो उनके ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्न कक्ष से उच्च कक्ष में जाता है और वहाँ से जब वह पुनः किसी निम्न कक्ष में गिरता है तो जो स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होती है वो एक न होके कई होती हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्ष के कई उपकक्ष होते हैं और जब वो किसी एक उपकक्ष से किसी दूसरे उपकक्ष में गिरता है तो उसकी अलग रेखा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बामर सीरीज की एक रेखा को लें जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे कक्ष से तीसरे कक्ष में जाता है, किसी निम्न कक्ष से किसी उच्च कक्ष में तीसरे कक्ष में जाता है और तीसरे कक्ष से अगर वो दूसरे कक्ष में गिरता है तो बोहर के अनुसार एक ही रेखा प्राप्त होगी n3 से n2 पर गिरने पर। लेकिन सोमरफील्ड के अनुसार क्योंकि तीसरे कक्ष के 3 उपकक्ष हैं और दूसरे कक्ष के 2 उपकक्ष हैं तो तीसरे से दूसरे पे आने पर इन उपकक्षों की कई सारी रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं क्योंकि इनके ऊर्जा स्तर अलग अलग हैं। अतः एक ही रेखा में कई सारी और भी बारीक रेखाएं प्राप्त होती हैं। यह सोमरफील्ड ने अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के मॉडल के आधार पर समझाया। इस प्रकार सोमरफील्ड ने बोहर की एक कमी को दूर किया, लेकिन बोहर की अन्य कमियों के बारे में सोमरफील्ड नहीं समझा सका, जिसको कि अन्य दूसरे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स के आधार पर समझाया। तो नेक्स्ट टाइम हम परमाणु के डी ब्रॉगली मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।